नमस्कार। काव्य शास्त्र की ही श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे काव्य हेतु के बारे में। काव्य हेतु के संदर्भ के अंतर्गत हम जानेंगे इसके संबंध में विभिन्न आचार्यों के मत। तो काव्य हेतु के संबंध में हम संस्कृत आचार्यों के, हिंदी आचार्यों के और पाश्चात्य आचार्यों के क्या मत रहे, उन्होंने क्या काव्य हेतु स्वीकार किए हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं काव्य हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। हेतु शब्द का अर्थ ही है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की सृजन का कारण, काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना करने का जो सामर्थ्य उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो कारण जो है काव्य हेतु कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी काव्य जो है वो कार्य है और हेतु उसका कारण है। एक बार फिर से जानिए, काव्य हेतु, हेतु से तात्पर्य है कारण, और काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की सर्जना करने का जो कारण है वो काव्य हेतु कहलाता है। किसी भी व्यक्ति में काव्य को सर्जन करने के लिए जो सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न कर दे वो कारण काव्य हेतु कहलाता है। भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए गए हैं। प्रतिभा, जिसे कि जन्मजात गुण माना गया है, मनुष्य में यह जन्मजात होती है। व्युत्पत्ति, जो कि विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन से, व्याकरणिक अध्ययन से, साहित्यिक अध्ययन से जो ज्ञान आता है वो व्युत्पत्ति कहलाता है। और अभ्यास, किसी चीज़ को निरंतर करते जाना, वो है अभ्यास। तो इस तरह से भारतीय विद्वानों ने जो काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो काव्य हेतु का सर्वप्रथम जो विवेचन मिलता है वो हमारे साहित्य में अग्नि पुराण ग्रंथ में प्राप्त होता है। अग्नि पुराण ग्रंथ में 3 हेतु स्वीकार किए गए हैं, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। उन्होंने इन 3 हेतुओं को काव्य हेतु के अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें है प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। इसी के संबंध में इन्होंने कहा है अग्नि पुराण में, नरत्व दुर्लभम लोक विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति स्त्रस्त सुदुर्लभा। अर्थात नरत्व दुर्लभ, इस संसार में नरत्व, नर होना दुर्लभ है, लोक विद्या तत्र सुदुर्लभ, और उसमें भी विद्यावान नर होना दुर्लभ है। कवित्व दुर्लभ, कवित्व शक्ति दुर्लभ है, और तत्र शक्ति स्तव सुदुर्लभ, और उसमें जो है कविता करने की जो शक्ति है, जो प्रतिभा है, वो होना और भी दुर्लभ है। फिर से समझते हैं कि नरत्व दुर्लभ, नर होना दुर्लभ है, लोक विद्या तत्र सुदुर्लभ, और उसमें भी ऐसा नर जो कि विद्यावान नर हो, वो होना दुर्लभ है। कवित्व दुर्लभ, कविता जो है वो दुर्लभ है, तत्र शक्ति स्त्रव सुदुर्लभ, और कविता करने की जो शक्ति है, जो प्रतिभा है, वो होना और भी अधिक दुर्लभ है। ये अग्नि पुराण में कहा गया है। अब हम जानते हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु क्या है, उनका मत काव्य हेतु के संबंध में क्या रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आचार्य भामा के बारे में। भामा के अनुसार गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ तो हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। अर्थात भामा का कहना है कि काव्य का हेतु तो प्रतिभा ही है। भामा ने काव्य का हेतु माना है प्रतिभा को। भामा ने कहा है किसी गुरु के उपदेश से, उसके सानिध्य से कोई जड़ बुद्धि मनुष्य शास्त्रीय अध्ययन तो कर सकता है, परंतु काव्य की जो सर्जना होगी, काव्य का जो सर्जन होगा, वो प्रतिभा के आधार पर ही होगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य सर्जन कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने काव्य का हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है। इसी में अगला नाम हम देखते हैं आचार्य दंडी का। दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श। काव्यदर्श में उन्होंने कहा है प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार, इन तीनों को इन्होंने काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। और उन्होंने कहा है कि काव्य के लिए नैसर्गिक प्रतिभा, जैसे कि हम जन्मजात प्रतिभा कहते हैं,
वो होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान और अभ्यास, ये इन्होंने काव्य हेतु के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं। देखते हैं हम, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार, इन तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। और उन्होंने नैसर्गिक प्रतिभा अर्थात जो प्रतिभा जन्मजात हो, ऐसी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र का ज्ञान, अध्ययन और उसका अभ्यास, इसे काव्य के कारण के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह से इनके काव्य हेतु हुए प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ में काव्यालंकार में प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार किया है, उसे बीज रूप माना है। प्रतिभा को उन्होंने जन्मजात गुण कहा है और इसे कवित्व का बीज मानते हैं वो, और कहते हैं कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, अर्थात जो कविता का बीज है, कविता के जो बीज रूप में है वो प्रतिभा ही है। प्रतिभा, और इसके संबंध में वो कहते हैं कि प्रतिभा के अतिरिक्त इसके साथ साथ वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि को भी काव्य के हेतु में स्वीकार करते हैं, परंतु प्रमुख रूप से उन्होंने जो काव्य का हेतु स्वीकार किया है वो प्रतिभा है। इसे इन्होंने जन्मजात गुण माना है और इसे कविता का बीज कहा है, कवित्व का बीज स्वीकार किया है। अगला नाम आता है आचार्य रुद्रट का। इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। इनके अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये काव्य हेतु के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक प्रतिभा है सहजा और दूसरी प्रतिभा है उत्पाद्या। सहजा अर्थात वह प्रतिभा जो कवियों में जन्मजात होती है, जो उनका जन्मजात, उनका जो नैसर्गिक गुण है वो है जन्मजात प्रतिभा, अर्थात जिसे कि कहा जाता है सहजा। और उत्पाद्या अर्थात जो शास्त्रीय अध्ययन, लोक शास्त्र के द्वारा, उसके अभ्यास के द्वारा जो प्रतिभा आती है वो है उत्पाद्या, जिसे उत्पन्न किया जाता है, अध्ययन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो है प्रतिभा उत्पाद्या। इस प्रकार से प्रतिभाएं दो हैं, सहजा जो कि जन्मजात होती है और उत्पाद्या जिसे कि शास्त्रीय अध्ययन, लोक शास्त्र और उनके अभ्यास के द्वारा प्राप्त करके उत्पन्न किया जाता है, वो है उत्पाद्या। इसके साथ प्रतिभा के अतिरिक्त इन्होंने लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश, इनको भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया, परंतु प्रमुख इन्होंने जो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना है। और प्रतिभा दो रूपों में मानी है, एक सहजा और दूसरी उत्पाद्या। अब हम देखते हैं आचार्य मम्मट। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में तीन हेतु स्वीकार किए हैं, शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। तो यहाँ शक्ति से तात्पर्य प्रतिभा से है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है और लोक शास्त्र का अन्वेषण, उसके बारे में जानना, उसका अध्ययन करना तथा अभ्यास। शक्ति को इन्होंने, प्रतिभा को इन्होंने काव्य का बीज रूप स्वीकार किया है वामन की तरह। तो इस प्रकार से मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में काव्य के तीन हेतु स्वीकार किए, शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। इसी श्रृंखला में हम अगला नाम देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ का। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया है। उनके अनुसार काव्य का जो प्रमुख हेतु कहलाएगा वो है प्रतिभा। प्रतिभा को इन्होंने काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया है अपने ग्रंथ रस गंगाधर में। ये तो था संस्कृत आचार्यों के अनुसार मत। अब हम पढ़ते हैं काव्य हेतु के संबंध में हिंदी आचार्यों के जो मत रहे। इसमें हम सबसे पहला नाम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु माना है और इसके साथ साथ इन्होंने, प्रतिभा के साथ साथ इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार से इन्होंने काव्य के तीन हेतु मान लिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जो मुख्य हेतु माना है वो इन्होंने माना है प्रतिभा को। इसी श्रृंखला में अगला नाम है सोमनाथ का। सोमनाथ के अनुसार किसी कवि की रचना को श्रवण कर उसका पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य का हेतु, अर्थात
सोमनाथ ने काव्य का हेतु अभ्यास को स्वीकार किया है। सोमनाथ के अनुसार काव्य का हेतु है अभ्यास। किसी भी काव्य रचना को हम सुनकर उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास हमें काव्य सर्जन में सहायता करता है, काव्य सर्जन का कारण बनता है। तो इसलिए इन्होंने काव्य का हेतु अभ्यास को स्वीकार किया है। इसके बाद है प्रताप शाही। प्रताप शाही ने कहा है संस्कार, वृत्ति और अभ्यास ये काव्य हेतु हैं, जो कि किसी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के ही वाचक हैं। अभ्यास का ही अन्य नाम है शक्ति, जिसे कि प्रतिभा भी कहा जाता है। तो इन्होंने संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। ये वाचक किसके हैं? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के। शक्ति जो है प्रतिभा, अर्थात संस्कार से तात्पर्य है शक्ति और शक्ति प्रतिभा को ही कहा जाता है। वृत्ति से तात्पर्य है व्युत्पत्ति, लोकशास्त्र का जो है ज्ञान, अध्ययन करना वो वृत्ति है, व्युत्पत्ति है। और अभ्यास किसी भी कार्य को बार बार पुनः पुनः करना ये अभ्यास है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रताप शाही ने भी काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसे इन्होंने संस्कार, वृत्ति और अभ्यास की संज्ञा दी है। अगला नाम हम पढ़ते हैं अज्ञेय का। अज्ञेय ने प्रतिभा को मूर्धन्य स्थान दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा को स्थापित किया है। इसी श्रृंखला में अगला नाम हम पढ़ते हैं दिनकर जी का। तो दिनकर के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इनका जो सामूहिक रूप है वही काव्य सर्जन का हेतु है। इन्होंने इन तीनों को अलग अलग स्वीकार नहीं किया, इन्होंने इन्हें एक वचन के रूप में स्वीकार किया है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का सामूहिक एक रूप ही काव्य सर्जन का प्रमुख हेतु है। ये तीनों एक वचन के रूप में हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य सर्जन के लिए इन तीनों हेतुओं का, इन तीनों कारणों का होना अत्यंत आवश्यक है। यही प्रतिभा सर्जन के प्रमुख कारण हैं, प्रमुख हेतु हैं। इनमें एक की कमी से भी काव्य सर्जन होना असंभव है। काव्य सर्जन के लिए प्रतिभा का होना भी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यकता व्युत्पत्ति की है और उतनी ही आवश्यकता इन्होंने अभ्यास की स्वीकार की है। तो तीनों का सामूहिक रूप इन्होंने काव्य सर्जन के लिए स्वीकार किया है। तो यह है दिनकर के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का सामूहिक रूप ही काव्य हेतु है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा काव्य हेतु के संबंध में कि संस्कृत आचार्यों के मत और हिंदी आचार्यों के मत। आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी आचार्यों के मत। धन्यवाद।